वेंसडे को बंधा हुआ देखते हैं। उसके आसपास कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मास्क लगाए होते हैं। तभी उनमें से एक कुछ बोलता है और वेंसडे उसकी आवाज़ पहचान जाती है। वेंसडे कहती है कि तुम अपना मास्क हटा सकती हो बियांका। तभी वहाँ मौजूद बाकी लोग भी अपना मास्क हटा लेते हैं। बियांका वेंसडे को बताती है कि ये जगह एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम द नाइट शेड्स है। ये एक खास सोशल क्लब है। वेंसडे कहती है कि उसने तो सुना था कि नाइट शेड्स बंद हो गया है, जिस पे जेवियर बोलता है कि हाँ, 30 साल पहले एक नौमी बच्चे के मरने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। बियांका सारे मेंबर्स से पूछती है कि अब वेंसडे का क्या करना है, जिस पे जेवियर कहता है कि उन्हें वेंसडे को भी इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना लेना चाहिए। वो वहाँ लगी वेंसडे की माँ की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये तो वेंसडे के खून में है। लेकिन बियांका कहती है कि वो इस क्लब को हलचल से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन वेंसडे तो एक सुनामी है। जिस पे वेंसडे कहती है कि उसे इस सोसाइटी का मेंबर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कह के वेंसडे वहाँ से चली जाती है। सीन बदलता है। हम वेंसडे को उसके कमरे में देखते हैं। वेंसडे सोचती है कि आखिर रोवन मरने के बाद वापस कैसे लौट आया। वो राक्षस जंगल में कर क्या रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेवमॉ की प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को एक आउटरीच प्रोग्राम के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि इसमें सारे स्टूडेंट्स को वॉलंटियर करना होगा। वो ये भी कहती हैं कि इस बार का आउटरीच प्रोग्राम खास होगा क्योंकि इस बार एक मूर्ति की ओपनिंग भी होगी। वो कहती हैं कि इस बार नेवमॉ के सारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंसेस भी होंगे। सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह के असाइनमेंट मिलते हैं, जिसमें वेंसडे को एक एंटिक स्टोर तो वहीं इनिट को पिलग्रिम वर्ल्ड का असाइनमेंट मिलता है। प्रिंसिपल वेंसडे से कहती हैं कि वेंसडे को आज पियानो का परफॉर्मेंस देना होगा। सीन बदलता है। सभी स्टूडेंट्स उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां आउटरीच प्रोग्राम होने वाला होता है। हम वेंसडे को जेवियर से बात करते हुए देखते हैं। जेवियर रोहन का रूममेट हुआ करता था। वेंसडे जेवियर से पूछती है कि उसकी आखिरी बार रोहन से कब बात हुई थी, जिसपे जेवियर कहता है कि उसने रोहन को कुछ टेक्स्ट किए थे पर उसे रोहन का कोई रिप्लाई नहीं मिला, जिसपे जेवियर को लगा कि शायद रोहन नेवमॉ से दूर ही रहना चाहता है। जिसपे वेंसडे कहती है कि या फिर रोहन मर चुका है। तभी वेंसडे वो ब्लू बुक खोलती है, जिसपे जेवियर वेंसडे से पूछता है कि आखिर वेंसडे इस किताब में कैसे है, क्योंकि ब्लू बुक तो करीब 30 साल पुरानी है। वो वेंसडे से ये भी पूछता है कि ब्लू बुक की तस्वीर में वेंसडे के साथ क्रैक्सटन क्या कर रहा है। तभी वेंसडे जेवियर से पूछती है कि क्या वो क्रैक्सटन को जानता है। जेवियर वेंसडे को बताता है कि क्रैक्सटन जेरिको शहर का फाउंडिंग फादर है और वहाँ की काफ़ी बड़ी हस्ती है। वो वेंसडे को इशारा करके एक पोस्टर भी दिखाता है जिसपे क्रैक्सटन की एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती है। अगले सीन में हम वेंसडे और इनिट को देखते हैं, जहाँ वेंसडे इनिट के साथ अपना असाइनमेंट बदल लेती है, क्योंकि अब वेंसडे पिलग्रिम वर्ल्ड जाना चाहती है ताकि वो क्रैक्सटन के बारे में और पता लगा सकें। सीन बदलता है। हम वेंसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड में देखते हैं। पिलग्रिम वर्ल्ड एक म्यूजियम जैसा होता है जहां क्रैक्सटन से संबंधित सारी चीजें होती है। वहां वो उस मीटिंग रूम में जाती है जहां क्रैक्सटन का स्टैचू रहता है। वहां उसे एक पेंटिंग भी दिखती है जिसमें वो उसी लड़की को देखती है जो उसे पोक अप के कंपटीशन के समय क्रैक्सटन की गुफा के पास दिखी थी, और उस लड़की के हाथ में एक ब्लैक बुक होती है। फिर वेंसडे की नज़र वहां रखी एक ब्लैक बुक पे पड़ती है। उस बुक का नाम कोडेक्स अम्बरारम बुक ऑफ शैडोज होता है। जब वो बुक खोलती है तो उसे पता चलता है कि वो बुक तो नकली है, और वहाँ की कीपर उसे बताती है कि असली बुक वहाँ से पिछले महीने ही चोरी हुई थी। अगले सीन में हम वेंसडे को टाइलर के साथ कैफे में देखते हैं। वेंसडे टाइलर से पूछती है कि क्या उसे पता है उस पुराने मीटिंग रूम के बारे में कि वो अब कहाँ है। टाइलर कहता है कि जो भी अभी बचा है वो अब एक खंडहर है, और अब वो जगह आवारा ड्रग एडिक्ट्स का अड्डा है। अगले सीन में हम वेंसडे को थिंग के साथ जंगल में देखते हैं, उसी पिलग्रिम हाउस के पास। वहाँ एक ड्रग एडिक्ट भी रहता है जो वेंसडे को कहता है कि ये जगह उसकी है और वेंसडे वहाँ से चली जाए, जिसपे वेंसडे थिंग को उसे वहाँ से भगाने के लिए कहती है। थिंग उस ड्रग एडिक्ट को परेशान करके वहाँ से भगा देता है। वेंसडे थिंग को कहती है कि यहाँ उसे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तभी थिंग उसे चीज़ों को छू के देखने के लिए कहता है। थिंग के जोर देने पे वेंसडे हर चीज को छू के देखने लगती है। जैसे ही वो उस खंडहर गेट को छूती है उसे अचानक से एक दिव्य दृष्टि आती है। उस दिव्य दृष्टि में वेंसडे एक झुंड को देखती है जिनके हाथों में आग की मशालें होती हैं। झुंड के बीच में वेंसडे को क्रैक्सटन दिखता है और एक लड़की भी दिखती है। ये वही लड़की होती है जो वेंसडे को पोक अप के कंपटीशन के समय क्रैक्सटन की गुफा के पास दिखी थी। क्रैक्सटन उस लड़की को गुड्डी एडम्स के नाम से बुलाता है। भी गुड्डी एडम्स कहती है कि वो निर्दोष है। गुड्डी ये भी कहती है कि वो लोग वहाँ पहले आए थे और प्रकृति के साथ शांति से रहते थे।
और दोषी गुड्डी नहीं बल्कि क्रैक्सटन है, जिसने गुड्डी और उनके समुदाय की जमीन उनसे हड़प ली थी। तभी अचानक से गुड्डी क्रैक्सटन पे चाकू से हमला कर देती है। क्रैक्सटन गुस्से में आ जाता है और उस घर में बंद सभी लोगों के साथ गुड्डी एडम्स को भी बंद करके वहां उस घर में आग लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि गुड्डी एडम्स अपनी मां को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड्डी की मां के पैर बंधे होते हैं। गुड्डी की मां गुड्डी को वहां से भागने को कहती है और वो गुड्डी से उनका और उनके पूरे समुदाय का बदला लेने के लिए भी कहती है। फिर गुड्डी वहां से भाग जाती है। वेंसडे की दिव्य दृष्टि खत्म होती है। तभी वेंसडे थिंग को बताती है कि उसने फिर से उस लड़की को देखा है जिसे वेंसडे ने पोकअप के समय देखा था। वेंसडे कहती है कि गुड्डी एडम्स है, जो शायद उसकी पूर्वज है। तभी हम देखते हैं कि कोई वहां वेंसडे और थिंग की बातें सुन रहा होता है। वो जंगल का राक्षस होता है। वेंसडे जब उस राक्षस का पीछा करती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। जमीन पर बस उसे कुछ पैरों के निशान दिखते हैं, जो कुछ दूर बाद जाके एक आदमी के पैरों के निशान में बदल जाते हैं। वेंसडे समझ जाती है कि राक्षस एक इंसान ही है। उसी समय अचानक वहां जेवियर आ जाता है। जेवियर वेंसडे से पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है। तभी वेंसडे कहती है कि वो राक्षस का पीछा कर रही थी। वेंसडे जेवियर को बताती है कि राक्षस एक इंसान ही है। वो जेवियर को पैरों के निशान दिखाने के लिए जमीन की तरफ इशारा करती है, लेकिन वो निशान बारिश की वजह से धुल चुके होते हैं। फिर जेवियर वेंसडे को बताता है कि वेंसडे का शक शायद सही है। रोन सच में ही मर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे क्रैक्सटन से बदला लेने के बारे में सोच रही होती है, पर अब वेंसडे के पास बदला लेने के लिए केवल क्रैक्सटन की मूर्ति ही होती है। वहां सभी लोग जेरिको शहर के फाउंडर क्रैक्सटन को सम्मानित करने के लिए आए होते हैं। वेंसडे को उस प्रोग्राम में पियानो बजाना होता है। मूर्ति की ओपनिंग नेवमॉ की प्रिंसिपल और जेरिको शहर के मेयर द्वारा की जाती है। तभी हम वहां थिंग को देखते हैं। थिंग एक चिंगारी पैदा करता है और देखते ही देखते क्रैक्सटन की मूर्ति धाराशायी हो जाती है। लेकिन वेंसडे पियानो बजाती रहती है और उसकी आंखों में खुशी और सुकून दोनों होते हैं। प्रिंसिपल वेंसडे की खुशी नोटिस कर लेती हैं। अगले सीन में हम वेंसडे को प्रिंसिपल के रूम में देखते हैं। प्रिंसिपल वेंसडे पे बहुत भड़क रही होती हैं, जिसपे वेंसडे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, जिसपे प्रिंसिपल कहती हैं कि वो आउटकास्ट और नॉर्मीज के बीच सब अच्छा चाहती हैं, जिसपे वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है कि अभी भी सब कुछ क्रैक्सटन के समय जैसा ही है। नॉर्मीज अभी भी आउटकास्ट से उतनी ही नफरत करते हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रग एडिक्ट के ऊपर जानवर द्वारा हमला होता है और ड्रग एडिक्ट के कैमरा में कुछ तस्वीरें अपने आप ही क्लिक हो जाती हैं। सीन बदलता है और हम टीचर को चुटकी बजाकर द नाइट शेड्स, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी होती है, उसमें जाते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम टाइलर को बाथटब में चीखते हुए देखते हैं। हम जेवियर को एक कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं और उसके गर्दन पे हमें एक भयानक निशान दिखता है। अगले सीन में हम पुलिस को ड्रग एडिक्ट के कमरे में देखते हैं, जहां शेरिफ की साथी शेरिफ को वो कैमरा देती है जो कि उस ड्रग एडिक्ट का होता है। शेरिफ उस कैमरा में उस जानवर को देख लेते हैं और इसी के साथ वेंसडे का 3rd एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।